हेलो डियर स्टूडेंट्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू आवर चैनल ज्ञान लैब। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं आपके वीडियो का आगे का पार्ट कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का, दैट इज केमिकल सिनैप्स एंड इलेक्ट्रिकल सिनैप्स। थोड़ा हमने इलेक्ट्रिकल सिनैप्स के बारे में पहले ही पढ़ लिया था। अब आज हम उसका थियोरी पार्ट देख लेते हैं और केमिकल सिनैप्स का भी थियोरी देख लेते हैं। तो चलिए देखते हैं कि इलेक्ट्रिकल सिनैप्स क्या होता है, केमिकल सिनैप्स क्या होता है। तो बेसिकली ये दोनों सिनैप्सेस के टाइप हैं। सिनैप्स मतलब क्या? दो न्यूरॉन्स के बीच का स्पेस। सिनैप्टिक क्लेफ्ट, सिनैप्स मतलब क्या होता है? दो न्यूरॉन्स के बीच का स्पेस, जिसको हम बोलते हैं सिनैप्टिक क्लेफ्ट। तो सबसे पहले देखते हैं इलेक्ट्रिकल सिनैप्स क्या होता है। इन दिस टाइप ऑफ सिनैप्स और गैप बिटवीन द नेबरिंग न्यूरॉन्स इज वेरी नैरो। क्या बोला गया है आपको? इलेक्ट्रिकल सिनैप्स जो होता है, इलेक्ट्रिकल सिनैप्स में जो दो न्यूरॉन्स इन्वॉल्व होते हैं, मतलब ऐसा इमेजिन करो कि ये एक न्यूरॉन है और ये दूसरा न्यूरॉन है, ठीक है। इन दोनों न्यूरॉन्स के बीच का जो स्पेस है वो वेरी लेस है, वेरी लेस स्पेस, वेरी नैरो मतलब बहुत छोटा सा डिस्टेंस है। यहाँ पर देखो, इन दो न्यूरॉन्स के बीच में कितना ज़्यादा डिस्टेंस है। सिनैप्टिक क्लेफ्ट हम बोलते हैं ना, इधर से लेके इतना, ये इतना ज़्यादा डिस्टेंस है इन दो न्यूरॉन्स के बीच में। लेकिन इलेक्ट्रिकल सिनैप्स में क्या होता है? दो न्यूरॉन्स के बीच में बहुत छोटा डिस्टेंस होता है। The synapse between such closed neurons is mechanical। तो यहाँ पर क्या बोला गया है कि ऐसे कंडीशन में जब डिस्टेंस बहुत कम होता है तो जो भी मैसेज पास करना है वो मैसेज कैसे पास होगा? मैकेनिकल, यानी डायरेक्ट पास होगा, बिना किसी केमिकल मॉलिक्यूल के, बिना किसी चैनल्स के, बिना किसी स्पेशल न्यूरोट्रांसमीटर्स के, डायरेक्ट पास होता है। आयंस डायरेक्ट ट्रांसमिट हो जाते हैं। ओके, सो क्या बोला गया है? द सिनैप्स बिटवीन सच क्लोज्ड न्यूरॉन्स इज मैकेनिकल। द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिव लिंक इज फॉर्म्ड बिटवीन द प्री एंड पोस्ट सिनैप्टिक न्यूरॉन्स। ये ऊपर वाला न्यूरॉन प्री सिनैप्टिक न्यूरॉन और नीचे वाले न्यूरॉन को बोलेंगे पोस्ट सिनैप्टिक न्यूरॉन। दोनों के बीच में छोटा सा रिंग बनता है। मतलब ऐसा इमेजिन करो कि इन दोनों न्यूरॉन्स के बीच में ऐसे एक छोटा सा रिंग लाइक स्ट्रक्चर बनेगा और इस रिंग लाइक स्ट्रक्चर से आपका मैसेज डायरेक्ट पास हो जाएगा। ओके, तो डिस्टेंस बहुत कम होता है इन न्यूरॉन्स के बीच में। जो इलेक्ट्रिकल सिनैप्स जहां पर होता है ना, उन न्यूरॉन्स में डिस्टेंस बहुत छोटा होता है। अब आप बोलोगे कि मैम इलेक्ट्रिकल सिनैप्स होता कौन से न्यूरॉन्स में है? तो बेटा, मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि इलेक्ट्रिकल सिनैप्स उन न्यूरॉन्स में होता है जहां पर आपको तुरंत एक्शन लेना होता है, रिफ्लेक्स एक्शन लेना होता है, जैसे स्पाइनल कॉर्ड। ओके, ऑलराइट। So at the gap junction the two cells are within almost 3.8 nanometer distance of each other। इन दोनों न्यूरॉन्स के बीच में कितना डिस्टेंस बताया गया है? 3.8 नैनोमीटर का डिस्टेंस बताया गया है। और जबकि हमारा केमिकल सिनैप्स जो होता है, इसमें कितना डिस्टेंस होता है? 30 to 50 नैनोमीटर्स का डिस्टेंस होता है केमिकल सिनैप्स में। ओके, ऑल राइट। Transmission across the gap is faster but depends on the connection located at the gap junctions between the two neurons। देखो इधर पे इस लाइन का मतलब क्या है कि आपके जो इलेक्ट्रिकल सिनैप्स होंगे इसमें ट्रांसमिशन फटाफट होगा, बिना किसी डिले के मैसेज फटाक से ट्रांसमिट हो जाएगा। लेकिन फिर उस मैसेज का इंटेंसिटी डिपेंड करता है कि जैसा स्टिमुलस आया होगा वैसे मैसेज ट्रांसमिट होगा। बेसिकली अगर मैं आपको शॉर्ट में बोलूँ तो जब आपके बॉडी में केमिकल सिनैप्स होता है, मतलब न्यूरोट्रांसमीटर्स बनते हैं, तो न्यूरोट्रांसमीटर्स अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से बनते हैं। कोई भी हार्मोन जब ज़रूरत होगी तभी बनता है। इलेक्ट्रिकल सिनैप्स में कभी भी कुछ भी हो जाता है और उसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते क्योंकि मैसेज डायरेक्ट पास हो गया। इधर पे सोचने समझने का टाइम ही नहीं मिला कि कौन सा मॉलिक्यूल बनाना चाहिए, कौन सा नहीं बनाना चाहिए। इम्पल्स डायरेक्ट पास हो गया, तो बिना सोचे समझे कभी कभी हम किसी को थप्पड़ मार देते हैं, फिर बुरा लगता है। तो वो जो जब हम गुस्से में आके किसी को थप्पड़ मार देते हैं बिना सोचे रिफ्लेक्स एक्शन में, तो उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिकल सिनैप्स, यानी कि तुरंत एक्शन लेना, तुरंत मैसेज पास ऑन होना। थप्पड़ वाला एग्जांपल रैंडम था, बट इलेक्ट्रिकल सिनैप्स मतलब क्या होता है कि आपके ऊपर ऐसे समझो कि फैन गिरने वाला या आपके पास कोई बॉल फेंक के मार रहा है, आप खुद को डिफेंड करते हो, आप खुद को बचाने की कोशिश करते हो। तो सोचते नहीं बैठते ना कि अच्छा सामने से गाड़ी आ रही है तो मैं क्या करूं, ऐसे सोचते नहीं है ना। सोचना भी मत, रोड पे खड़े होके गाड़ी आ रही है तो खुद को बचाओ, या तो रोड के उस साइड जाओ या तो इस साइड जाओ, बीच में मत खड़े हो जाओ। मेरे साथ ये बहुत होता है, मैं बच्चों को बोलती हूँ कि तुम लोग ध्यान से रोड क्रॉस करो, बट जब गाड़ी मेरे सामने आती है तो मैं ऐसे अटक जाती हूँ, आगे पीछे करने लगती हूँ, बेचारा गाड़ी वाला भी कंफ्यूज हो जाता है। ठीक है, मैं सीख रही हूँ, इट्स ओके। सो यहाँ पर क्या बोला गया है कि आपका जो इलेक्ट्रिकल सिनैप्स होता है, इलेक्ट्रिकल सिनैप्स में क्विक ट्रांसमिशन होता है क्योंकि इसके बीच का डिस्टेंस कम है, दो न्यूरॉन्स के बीच में कम डिस्टेंस प्रेजेंट है। केमिकल सिनैप्स में
स्लो ट्रांसमिशन होता है क्योंकि इनके बीच में डिस्टेंस ज़्यादा है और यहाँ पे जो डिस्टेंस है उधर न्यूरोट्रांसमीटर बन रहे हैं और वो न्यूरोट्रांसमीटर बनने के लिए 0.3 मिली सेकेंड्स का टाइम चाहिए, तो उतना टाइम लगता है। ओके, ऑल राइट। Electrical synapses are found in those places of the body requiring fastest response as in the defense reflexes। तो जैसे मैंने आपको बताया, डिफेंस करना मतलब खुद को बचाना, तो इलेक्ट्रिकल सिनैप्स हमको कहाँ पर देखने को मिलते हैं? बॉडी के उस पार्ट में जो हम खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए बनाते हैं। जैसे कि हाथ के जो न्यूरॉन्स होंगे वहाँ पर आपको इलेक्ट्रिकल सिनैप्स देखने को मिलेगा, या बॉडी के कुछ ऐसे पार्ट हैं जो हम अपनी प्रोटेक्शन के लिए यूज़ करते हैं, तो उन पार्ट्स के जो न्यूरॉन्स हैं वहाँ पर इलेक्ट्रिकल सिनैप्स होता है। और मोस्टली मसल्स में, ग्लैंड में केमिकल सिनैप्स होता है क्योंकि हार्मोन प्रोडक्शन होता है। ओके, ऑल राइट। यस, ऑल्सो दे आर बाई डायरेक्शनल। इलेक्ट्रिकल सिनैप्सेस जो होते हैं ये दोनों डायरेक्शन में काम करते हैं, किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं, मतलब जिस न्यूरॉन से मैसेज नीचे आया वहीं से वो वापस भी रिवर्स जा सकता है। सो दे आर बाई डायरेक्शनल, अलाउिंग ट्रांसमिशन इन आइदर डायरेक्शन और इट मे बी यूनिडायरेक्शनल। मतलब कुछ कंफर्म नहीं बताया है कि एक ही डायरेक्शन से आएगा या दोनों डायरेक्शन में जाएगा, बाय डायरेक्शनल भी हो सकता है, यूनिडायरेक्शनल भी हो सकता है। लेकिन केमिकल सिनैप्स में ऐसा नहीं होता है। केमिकल सिनैप्स में जो इम्पल्स ऊपर से आया है वो नीचे ही जाएगा, नीचे का इम्पल्स ऊपर नहीं जाएगा। मतलब फर्स्ट न्यूरॉन का इम्पल्स सेकेंड न्यूरॉन में जाएगा, सेकेंड न्यूरॉन का इम्पल्स वापस पीछे नहीं आएगा क्योंकि इधर पे बहुत सारे एंजाइम्स और चैनल्स इन्वॉल्व है। तो आपको एग्जाम में क्या आ सकता है? डिस्टिंग्विश बिटवीन केमिकल इलेक्ट्रिकल सिनैप्स एंड केमिकल सिनैप्स। 3 मार्क्स के लिए डिस्टिंग्विश पूछ सकते हैं, तो आपको ये अच्छे से पता होना चाहिए। तो अब हम बढ़ते हैं केमिकल सिनैप्स की तरफ। देखो, केमिकल सिनैप्स बहुत ईजी है, फटाफट देख लेंगे। These are specialized junctions through which cells of the neural system send chemical signal to the other neurons and to non-neuronal cells। मतलब क्या? ये ऐसे स्पेशल जंक्शंस हैं, ऐसे स्पेशलाइज्ड सेल का पार्ट है। ये जो है एंड बल्ब, ये न्यूरॉन का ही पार्ट है ना। ये आपका फर्स्ट न्यूरॉन का टीलोडेंड्रॉन में जो एंडिंग में बल्ब जैसा स्ट्रक्चर है, ये उसका जूम्ड वर्जन है, बड़ा मैग्नीफाइड वर्जन है। मैंने इस बल्ब को ऐसा बनाया है क्योंकि उसके अंदर इतनी सारी एक्टिविटीज हो रही है और ये सब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के नीचे देखने को मिलता है। ये किसी ने इमेजिन करके नहीं बनाया, ये सब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के नीचे देखा है। ओके, सो ये जो है ये सिनैप्टिक एंड बल्ब है। इस सिनैप्टिक एंड बल्ब के अंदर इतने चेंजेस हो रहे हैं। इन चेंजेस की मदद से आपका जो नर्व इम्पल्स है वो एक न्यूरॉन से, देखो एरो देखो, यहाँ फर्स्ट स्टेप, यहाँ पर सेकेंड स्टेप, फिर ये एरो देखो, थर्ड स्टेप, फिर फोर्थ स्टेप, फिफ्थ स्टेप और फाइनली सिक्स्थ स्टेप की मदद से ये नर्व इम्पल्स यहाँ पहुँच गया सेकेंड न्यूरॉन में। दिस इज योर न्यूरॉन नंबर 2। ये आपका क्या है? ये है आपका न्यूरॉन नंबर 2 और ये है आपका न्यूरॉन नंबर 1। तो एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में मैसेज आता है। अब ये न्यूरॉन आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम का पार्ट हो सकता है या ये न्यूरॉन किसी ग्लैंड में प्रेजेंट हो सकता है, तो आप उसको न्यूरोनल सेल बोलो या नॉन न्यूरोनल सेल बोलो, दोनों भी नाम बोल सकते हैं। अगर ये न्यूरॉन, ये जो सेकंड वाला न्यूरॉन है, अगर ये किसी ग्लैंड में प्रेजेंट है, जैसे मैंने पिछली वीडियो में पैनक्रियाज वाला एग्जाम्पल दिया था, ब्लड में शुगर लेवल ज़्यादा हो गया तो पैनक्रियाज के पास मैसेज पहुँचाना है कि इंसुलिन बनाओ। इन पैनक्रियाज के अंदर जो न्यूरॉन्स प्रेजेंट होंगे उनको हम नॉन न्यूरोनल सेल्स बोलेंगे क्योंकि वो पैनक्रिया के न्यूरॉन्स हैं। ओके, और जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम के न्यूरॉन्स हैं उनको न्यूरोनल सेल्स बोलेंगे। समझ में आ रही है बात? इसके ऊपर इतना ध्यान मत दो, इतना समझो मैसेज एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन के पास हो रहा है। ओके, सिनैप्टिक गैप इज लार्जर देन इन इलेक्ट्रिकल सिनैप्स। केमिकल सिनैप्स का गैप बड़ा होता है। कितना बताया गया हमको इधर पे? गैप 20 to 40 नैनोमीटर्स होता है। कुछ बुक्स में 30 to 50 दिया है, आप 40 नैनोमीटर पकड़ के चलो। ओके, A chemical synapse between a motor neuron and a muscle cell is called neuromuscular junction। ये जो डायग्राम है, ये डायग्राम एक न्यूरोमस्कुलर जंक्शन का एग्जाम्पल है। न्यूरोमस्कुलर जंक्शन मतलब क्या होता है? ये एक न्यूरॉन है और ये न्यूरॉन एक मसल को मैसेज दे रहा है। समझो यहाँ पर मच्छर काट रहा है, तो ये मसल है जहाँ पर मच्छर काट रहा है। तो अब इस मच्छर को मारने के लिए दूसरा हाथ का इस्तेमाल किया जाएगा या इस हाथ को हिलाया जाएगा। तो जब यहाँ पर मच्छर काटता है तो बॉडी के अंदर इम्पल्स जनरेट होता है। वो इम्पल्स सेंसरी न्यूरॉन कैरी करके ब्रेन तक लेके जाता है। फिर ब्रेन उस इम्पल्स को चेक करता है और मोटर न्यूरॉन की मदद से एक्सॉन के थ्रू वो मैसेज नेक्स्ट न्यूरॉन तक आता है। तो एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक मैसेज पास ऑन हो रहा है। समझ में आ रही है बात? और ये जो जब एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक मैसेज पास हो रहा है उसको हम बोलते हैं न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। मतलब अगर एक न्यूरॉन और दूसरा न्यूरॉन मसल में है, फर्स्ट न्यूरॉन कहीं और है और दूसरा न्यूरॉन मसल में है,
तो इसको हम बोलेंगे न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, मसल वाले न्यूरॉन और दूसरे न्यूरॉन के बीच का जंक्शन। ओके, ऑल राइट। A chemical synapse between a motor neuron and a muscle cell is called a neuromuscular junction. There are three components of a typical chemical synapse. ये हम पहले ही देख चुके हैं। केमिकल सिनैप्स के लिए तीन पार्ट्स इंपॉर्टेंट है। पहला पार्ट है प्री सिनैप्टिक टर्मिनल, मतलब फर्स्ट वाले न्यूरॉन का पार्ट, प्री सिनैप्टिक न्यूरॉन। ये ऊपर वाला पार्ट वो होता है प्री सिनैप्टिक न्यूरॉन। सेकेंड पार्ट होता है सिनैप्टिक मेम्ब्रेन, मतलब ये बीच वाला पार्ट, सिनैप्टिक क्लेफ्ट। देखो रेड कलर से मैं लिख रही हूँ। फर्स्ट पार्ट होता है प्री सिनैप्टिक न्यूरॉन, सेकेंड पार्ट होता है सिनैप्टिक क्लेफ्ट और थर्ड पार्ट होता है पोस्ट सिनैप्टिक न्यूरॉन। Okay, so the second part is synaptic membrane of the postsynaptic cell, usually on the dendrite of the next neuron। मतलब देखो ये वाला पार्ट सिनैप्टिक क्लेफ्ट, ये जो चैनल्स है ना ब्लू कलर के, ये है आपका सिनैप्टिक मेम्ब्रेन। और थर्ड पार्ट क्या होता है, पोस्ट सिनैप्टिक न्यूरॉन, मतलब ये वाला पार्ट, नीचे वाला पार्ट। ये फर्स्ट न्यूरॉन का एंडिंग पार्ट है, फर्स्ट न्यूरॉन का एंडिंग पार्ट है, और ये सेकेंड न्यूरॉन का स्टार्टिंग पार्ट है। फर्स्ट न्यूरॉन का एंडिंग पार्ट है उसको बोलेंगे प्री सिनैप्टिक न्यूरॉन, सेकेंड न्यूरॉन का स्टार्टिंग वाला पार्ट है उसको बोलेंगे पोस्ट सिनैप्टिक न्यूरॉन, और इनके बीच में जो गैप प्रेजेंट है उसको बोलेंगे सिनैप्टिक क्लेफ्ट। ओके, ऑल राइट। The impulse travels along the axon of the presynaptic neuron to the axon terminal। देखो ये impulse कहाँ से आ रहा है, ये impulse axon से आ रहा है, पूरे axon के थ्रू ये impulse travel हुआ और फाइनली axon terminal तक ये impulse पहुंचा। तो axon की लेंथ से impulse आता है और फाइनली axon के एंड तक पहुंचता है। Most presynaptic neurons or axons have several synaptic knobs at their ends or terminals। देखो क्या बोला गया है हमको यहाँ पर कि बहुत सारे न्यूरॉन्स जो होते हैं उन न्यूरॉन्स के एंडिंग में ऐसा बल्ब जैसा स्ट्रक्चर होता है। आप इसको बल्ब बोल सकते हो या आप इसको नॉब लाइक स्ट्रक्चर बोल सकते हो। तो ये जो बल्ब लाइक स्ट्रक्चर है इसको हम बोलते हैं सिनैप्टिक एंड बल्ब, जो न्यूरॉन्स के एंडिंग में प्रेजेंट होता है। ओके, दीज नॉब्स हैव एरेज ऑफ मेम्ब्रेनस सैक called synaptic vesicle that contains neurotransmitter molecules। इस लाइन का मतलब क्या है, अच्छे से सुनो। ये जो आपका बल्ब लाइक स्ट्रक्चर है, कौन से स्ट्रक्चर की मैं बात कर रही हूँ, ध्यान से देखो कौन से स्ट्रक्चर की मैं बात कर रही हूँ, बल्ब लाइक स्ट्रक्चर की। ये जो आपका बल्ब लाइक स्ट्रक्चर है, इस बल्ब लाइक स्ट्रक्चर से ना, यहाँ देखो, इस बल्ब लाइक स्ट्रक्चर से ऐसे मेम्ब्रेन्स बनती हैं। मतलब ये जो अंदर की मेम्ब्रेन है ना, ये अंदर की मेम्ब्रेन वेसिकल्स बनाती है। वेसिकल्स मतलब ऐसे गोल गोल स्ट्रक्चर बना के अंदर छोड़ते जाती है। तो ये गोल गोल स्ट्रक्चर बन के क्या बनते हैं, सिनेप्टिकल वेसिकल बनते हैं। क्या बनते हैं ये, सिनैप्टिक वेसिकल्स। ध्यान से सुनो, ये सिनैप्टिक वेसिकल्स कैसे आए। ये जो मेम्ब्रेन है हमारे एक्सॉन की इनर मेम्ब्रेन है, ये इनर मेम्ब्रेन से ही सिनैप्टिकल वेसिकल्स बनते हैं। सिनैप्टिक वेसिकल्स क्या बनते हैं इस मेम्ब्रेन से, सिनैप्टिक वेसिकल्स। फिर आपके न्यूरॉन में ना कुछ स्पेशल एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। देखो मैं ये जो स्टार मार्क बना रही हूँ ना, इसका मतलब कुछ स्पेशल एंजाइम्स प्रेजेंट है। आपके न्यूरॉन के मेम्ब्रेन ने सिनैप्टिक वेसिकल बनाया, पर ये वेसिकल खाली रहता है। देखो इस वेसिकल के अंदर कुछ नहीं है, ये वेसिकल खाली है। इस वेसिकल के अंदर न्यूरोट्रांसमीटर कहाँ से आया, इन स्पेशल एंजाइम्स से। कहाँ से आया इसके अंदर न्यूरोट्रांसमीटर मॉलिक्यूल, इन स्पेशल एंजाइम से। हर एक न्यूरॉन में अलग अलग, मतलब हर एक फंक्शन के लिए अलग अलग एंजाइम होती है। ओके, एंजाइम्स के बारे में अभी नहीं पढ़ना है, बहुत टाइम है उसके लिए। तो मैं क्या बोल रही हूँ आपको कि हर एक न्यूरॉन के पास एक मेम्ब्रेनस एरे होता है। एरे मतलब एक्सटेंडेड पार्ट, मतलब जैसे आटा कैसे होता है, आटे में से मम्मी खींच खींच के एक एक लोई बनाती है, एक एक लोया बनाती है, वैसे ही ये मेम्ब्रेन में से खींच खींच के वेसिकल्स बनते हैं, वेसिकल्स बनते हैं। ओके, तो इन वेसिकल्स के अंदर न्यूरोट्रांसमीटर कौन बनाता है, एंजाइम्स बनाते हैं। तो यही देखो थ्योरी में क्या पढ़ा हमने, These knobs have arrays of membranous sac। मतलब ये जो आपका नॉब लाइक स्ट्रक्चर है, इस नॉब के मेम्ब्रेन से सिनैप्टिक वेसिकल्स बन रहे हैं that contain neurotransmitter molecules। और वो न्यूरोट्रांसमीटर मॉलिक्यूल्स कहाँ से आए, एंजाइम्स की मदद से। When an impulse reaches a synaptic knob, voltage sensitive calcium channels open and calcium diffuses inward from the extracellular fluid। तो अब देखो क्या बोला गया है कि जैसे ही इम्पल्स आपके नॉब तक पहुंचा, ये जो नर्व इम्पल्स था, इधर देखो ध्यान से, आपका ऐसा कोई न्यूरॉन था, और ये एक्सॉन वाला पार्ट था। यहाँ से पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, यहाँ नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, फिर यहाँ पे नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, यहाँ पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, ऐसे एंडिंग करते 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 न्यूरॉन के एंडिंग तक ये इम्पल्स पहुँच गया। तो जैसे ही ये इम्पल्स न्यूरॉन के एंडिंग तक पहुँचता है,
ये जो चैनल्स हैं कैल्शियम चैनल्स, कौन से चैनल्स? कैल्शियम चैनल्स। हमने सोडियम चैनल के बारे में सुना था, हमने पोटेशियम चैनल के बारे में सुना था, ठीक वैसे ही कैल्शियम चैनल्स प्रेजेंट होते हैं। अब आप सोचोगे अरे यार अब कैल्शियम चैनल क्यों आ गया? क्योंकि बच्चा जैसे सोडियम चैनल और पोटेशियम चैनल का काम था सोडियम आयंस और पोटेशियम आयंस को अंदर लेना, वैसे ही कैल्शियम चैनल का काम है कैल्शियम को अंदर लेना, क्योंकि ये सिनेप्टिक वेसिकल्स का मेम्ब्रेन बहुत टफ होता है। ये सिनेप्टिक वेसिकल्स के मेम्ब्रेन को ब्रेक करने के लिए कैल्शियम मॉलिक्यूल की जरूरत चाहिए। कैल्शियम मॉलिक्यूल क्या करेंगे? ये कैल्शियम मॉलिक्यूल इस सिनेप्टिक मेम्ब्रेन के साथ जुड़ जाएंगे। ध्यान से सुनो मैं क्या बोल रही हूँ। ये देखो, जैसे ही इंपल्स आपके नॉब में आता है सारी चैनल्स ओपन हो जाती हैं, वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल। ये कैल्शियम की चैनल्स ओपन हो जाती है तो कैल्शियम मॉलिक्यूल अंदर आ जाता है। ये कैल्शियम मॉलिक्यूल आपके सिनेप्टिक वेसिकल्स के साथ जुड़ता है और सिनेप्टिक वेसिकल को खींच के नीचे की तरफ लेके जाता है, नॉब के एंडिंग की तरफ लेके जाता है। और जैसे ये वेसिकल नॉब के एंडिंग पार्ट में पहुंच जाता है, कैल्शियम चैनल क्या, ये जो कैल्शियम मॉलिक्यूल्स है वो क्या करेंगे? कैल्शियम आयंस वो सिनेप्टिक वेसिकल की मेम्ब्रेन को वापस से आपके नॉब वाली मेम्ब्रेन के साथ फ्यूज कर देंगे। देखो ये नॉब जहां से आया था अब वो वापस वहीं फ्यूज हो गया। ध्यान से देखो दोनों स्ट्रक्चर सेम है, जहां से ये वेसिकल बना था वहीं पर वो वेसिकल जाके वापस मिल गया। समझो आपको मैंने 2 क्ले दिया है, सेम ग्रीन कलर के 2 क्ले के बॉल दिए। अभी ये 2 बॉल्स अलग अलग है, लेकिन अगर आप इसको मिक्स कर दोगे तो ये एक बड़ा बॉल बन जाएगा। उसी तरीके से जो वेसिकल नॉब से बना है उस वेसिकल को वापस नॉब के साथ जोड़ देना है। क्यों? क्योंकि जब तक ये वेसिकल टूटेगा नहीं इसके अंदर के मॉलिक्यूल्स बाहर नहीं आएंगे। तो कैल्शियम आयन क्या करता है? वो इन वेसिकल्स को नॉब के एंडिंग तक लेकर जाता है और जैसे ये वेसिकल्स नॉब के एंडिंग तक पहुंचते हैं वो मेम्ब्रेन के साथ फ्यूज हो जाते हैं, चिपक जाते हैं और उनके अंदर का सारा न्यूरोट्रांसमीटर फ्री हो जाता है। तो देखो इधर पे क्या बोला गया है, व्हेन एन इंपल्स रीचेज अ सिनेप्टिक नॉब, जैसे ही कोई भी इंपल्स सिनेप्टिक एंड तक पहुंचता है कैल्शियम चैनल्स ओपन एंड कैल्शियम डिफ्यूजेस इनवर्ड। जो कैल्शियम बाहर प्रेजेंट था एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड साइटोप्लाज्म में बाहर की तरफ जो प्रेजेंट था, अब वो कैल्शियम अंदर आ जाता है। ओके, The increased calcium concentration inside the cell initiates a series of events that fuse the synaptic vesicles with the cell membrane of the presynaptic neuron, where they release their neurotransmitter by the process of exocytosis. मैंने आपको जो बताया बस वही बोला है कि जब आपका कैल्शियम आयन अंदर आया तो वो कैल्शियम आयन सिनेप्टिक वेसिकल के साथ जुड़ गया। सिनेप्टिक वेसिकल के साथ जुड़ के वो प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन मेम्ब्रेन के साथ फ्यूज हो गया, मतलब ये वेसिकल मेम्ब्रेन के साथ चिपक गया। और जैसे ये मेम्ब्रेन वेसिकल के साथ, मतलब ये वेसिकल इस मेम्ब्रेन के साथ जैसे ही फ्यूज हुआ आपका सारा का सारा न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज हो गया। एक्सोसाइटोसिस मतलब सेल के अंदर से बाहर आना। देखो न्यूरोट्रांसमीटर पहले सेल के अंदर था, लेकिन जैसे ही ये वेसिकल मेम्ब्रेन से जुड़ा तो यहाँ से ये खुल गया, आपका जो मेम्ब्रेन वाला पार्ट है वो ओपन हो गया। मेम्ब्रेन ओपन हो गया तो अंदर के सारे न्यूरोट्रांसमीटर्स रिलीज हो गए। तो जब अंदर की कोई चीज बाहर आती है तो उसको बोलते हैं एक्सोसाइटोसिस, और बाहर की कोई चीज अंदर जाती है तो उसको बोलते हैं एंडोसाइटोसिस। ओके, 11th स्टैंडर्ड के 5th चैप्टर में पढ़ा था आपने ये। ऑल राइट, वंस द न्यूरोट्रांसमीटर्स बाइंड टू द रिसेप्टर्स of the postsynaptic cell, the action is either excitatory or inhibitory। ये अच्छे से सुनो क्या होता है। देखो ये यहाँ तक आपके फर्स्ट न्यूरॉन का काम खत्म। फर्स्ट न्यूरॉन का काम कब खत्म होता है? जब कैल्शियम चैनल्स खुल जाते हैं, ये कैल्शियम सिनेप्टिक वेसिकल के साथ जुड़ता है, सिनेप्टिक वेसिकल को मेम्ब्रेन तक लेके जाता है, मेम्ब्रेन सिनेप्टिक वेसिकल जो है वो मेम्ब्रेन के साथ फ्यूज हो जाती है और सारा मॉलिक्यूल रिलीज कर देती है। तो यहाँ न्यूरॉन 1 का काम खत्म हो गया। अब ये जो न्यूरोट्रांसमीटर मॉलिक्यूल्स है, ये जो ब्लू कलर के न्यूरोट्रांसमीटर मॉलिक्यूल्स है, ये मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे? सेकेंड न्यूरॉन के पास कुछ रिसेप्टर चैनल्स होती है। देखो न्यूरोट्रांसमीटर रिसेप्टर, इन्होंने जो चीजें दी है वो सामने से कोई लेने वाला भी तो होना चाहिए। मालूम पड़ा कि आप गैलरी में जाके नोट उड़ा रहे हो, लेकिन वो चीज़ उठाने के लिए कोई नहीं है। हालांकि पैसा उड़ाओगे तो कोई भी आ जाएगा जमा करने, बट ऐसा इमेजिन करो कि आप हवा में फूल फेंक रहे हो। हम शादियों में फूल फेंकते हैं क्योंकि किसी की शादी होती है, किसी का हैप्पीनेस होता है, और हम ऐसे ही हवा में फूल फेंके जा रहे हैं, कुछ उसका फ़ायदा ही नहीं हो रहा है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि जब आपके न्यूरोट्रांसमीटर्स रिलीज हुए तो वो वेस्ट हो रहे हैं। उनको पकड़ने के लिए भी कोई होना चाहिए। तो उनको पकड़ने के लिए जो सेकेंड न्यूरॉन था
उस सेकंड न्यूरॉन के मेम्ब्रेन पर रिसेप्टर मॉलिक्यूल्स होते हैं। रिसेप्टर मॉलिक्यूल मतलब जो सामने वाले आयन को रिसीव करेंगे। देखो न्यूरोट्रांसमीटर रिसेप्टर, तो ये रिसेप्टर मॉलिक्यूल के साथ ये न्यूरोट्रांसमीटर्स जुड़ जाते हैं। ध्यान से सुनो मैं क्या बोल रही हूँ। ये इतना सब पंचायत क्यों हो रहा है? क्योंकि मुझे इंपल्स को फर्स्ट न्यूरॉन से सेकंड न्यूरॉन तक पहुंचाना है। मेरे मैसेज को ऊपर के न्यूरॉन से नीचे के न्यूरॉन तक पहुंचाना है। इंपल्स ट्रांसफर करना है मतलब सोडियम आयन ट्रांसफर करना है। तो देखो यहाँ से सोडियम आयन आ रहा है, सोडियम आयन आ रहा है और वो सोडियम आयन किसके अंदर घुस गया है? इन न्यूरोट्रांसमीटर मॉलिक्यूल्स के अंदर। हमारा जो सोडियम आयन आ रहा था वो सोडियम आयन कहाँ घुस गया था? वो सोडियम आयन इन न्यूरोट्रांसमीटर मॉलिक्यूल्स के साथ जुड़ा हुआ था। और जब ये न्यूरोट्रांसमीटर मॉलिक्यूल्स रिलीज हुए तो साथ में सोडियम आयन भी रिलीज हुआ। और याद रखो जब कैल्शियम चैनल खुलता है ना तो कुछ स्पेशल चैनल्स होती हैं जो सोडियम आयंस के लिए होती हैं। तो इन चैनल से आपका सोडियम अंदर आता है। कुछ स्पेशल चैनल सोडियम आयन के लिए भी होती हैं जो सोडियम आयन को अंदर लेती हैं। तो कैल्शियम भी अंदर आ रहा है, सोडियम भी अंदर आ रहा है। और जब आपका ये वेसिकल फ्यूज हो जाएगा मेम्ब्रेन के साथ तो सोडियम आयन सिनेप्टिक क्लेफ्ट में आ जाएंगे। अब ये सोडियम आयन इधर कैसे आएंगे? यहाँ पे तो आ गए ये सोडियम आयन सिनेप्टिक वेसिकल की मदद से, लेकिन अब ये इधर कैसे आएंगे? तो इधर पे आने के लिए हमको ये गेट ओपन करना पड़ेगा। देखो पोटेशियम आयन के लिए पोटेशियम गेट, सोडियम आयन के लिए सोडियम गेट ओपन करना पड़ेगा। तो जब ये वेसिकल्स इतनी मेहनत से जो वेसिकल्स बनाया था आपके न्यूरॉन ने, जब वो वेसिकल्स गेट के साथ आके जुड़ जाते हैं, चिपक जाते हैं, तो गेट खुल जाता है। मतलब बोलते हैं ना आपका अंगूठा लगाने से फोन कैसे खुल जाता है, वैसे ये वेसिकल्स आपके गेट के साथ चिपकेंगे तो गेट खुलेगा। और अगर वेसिकल्स ही नहीं है, देखो इधर पे वेसिकल्स नहीं चिपके हैं, तो आपका गेट बंद रहेगा। तो इसको बोलते हैं एक्साइटेटरी इंपल्स और इनहिबिटरी इंपल्स। देखो दो चीजें बोल रही हूं मैं, एक होता है एक्साइटेटरी इंपल्स और एक होता है इनहिबिटरी इंपल्स। इनहिबिटरी इंपल्स मतलब क्या होता है? प्रोसेस को स्टॉप करना, मैसेज आगे पास ही नहीं होगा। और एक्साइटेटरी इंपल्स मतलब क्या होता है? प्रोसेस को स्टार्ट करना। इनहिबिटरी मतलब प्रोसेस स्टॉप करना, एक्साइटेटरी मतलब प्रोसेस स्टार्ट करना। ओके, तो अगर एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर है, दोनों के लिए न्यूरोट्रांसमीटर अलग अलग होते हैं, दोनों के न्यूरोट्रांसमीटर अलग अलग होते हैं। तो अगर एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर है तो वो चैनल्स ओपन कर देंगे, वो चैनल्स के साथ चिपक जाएंगे, चैनल ओपन हो जाएगी। चैनल ओपन हो जाएगी तो ये सोडियम आयंस दूसरे न्यूरॉन में एंटर करेंगे और एक बार दूसरे न्यूरॉन में अगर सोडियम आयन चला गया तो अब उस दूसरे न्यूरॉन का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल चेंज हो जाएगा। हमने पढ़ा था ना ट्रांसमिशन ऑफ इंपल्स वाली वीडियो में कि सोडियम आयन का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाता है तो एक्सॉन के अंदर पॉजिटिविटी बढ़ जाती है और उसका रेस्टिंग पोटेंशियल -70 मिलीवोल्ट से धीरे धीरे करके -60, -50 फिर +50 मिलीवोल्ट हो जाता है। तो बस यही हमको करना था, एक न्यूरॉन के मैसेज को दूसरे न्यूरॉन तक पहुंचाना था। इसको हम बोलते हैं एक्साइटेटरी इंपल्स। लेकिन अगर आपका मैसेज नहीं पहुंच रहा है, समझो यहाँ पर कोई तो खड़ूस मॉलिक्यूल्स आ गए, इनहिबिटरी मॉलिक्यूल्स आ गए, इनहिबिटरी ट्रांसमीटर, तो वो इनहिबिटरी ट्रांसमीटर इस गेट के साथ चिपक जाएंगे और गेट को ही बंद कर देंगे। अगर आपका गेट बंद हो गया तो सोडियम आयन अंदर नहीं जाएगा, सोडियम आयन अंदर नहीं जाएगा तो नेक्स्ट न्यूरॉन तक मैसेज ही नहीं पहुंचेगा। नेक्स्ट न्यूरॉन में मैसेज नहीं पहुंचेगा तो वो न्यूरॉन कोई एक्टिविटी नहीं करेगा और उस न्यूरॉन में अगर कोई एक्टिविटी नहीं होगी तो आपका न्यूरॉन रेस्टिंग फेज में ही रहेगा। समझ में आ रही है बात? तो इनहिबिटरी मतलब इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर्स और एक्साइटेटरी मतलब एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर्स जो चैनल ओपन करेंगे, इनहिबिटरी मतलब जो चैनल को क्लोज करेंगे। ठीक है, तो अब देखो आगे थ्योरी में क्या बताया गया है। Once the neurotransmitters bind to the receptors of the postsynaptic cell, मतलब ये न्यूरोट्रांसमीटर्स जब आपके पोस्ट सिनेप्टिक सेल के रिसेप्टर्स के साथ जुड़ जाते हैं, द एक्शन इज आइदर एक्साइटेटरी। अगर एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर है तो एक्साइटेशन वाला एक्शन होगा, जैसे कि सीरोटोनिन। देखो सीरोटोनिन एक ऐसा हार्मोन है जो बॉडी में फ्रेशनेस लाता है। सीरोटोनिन हार्मोन कब होता है पता है आपकी बॉडी में रिलीज? जब आप सुबह सुबह सो कर उठते हो तो आपकी बॉडी में सीरोटोनिन की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। तो सीरोटोनिन एक्साइटेटरी हार्मोन है। और इसका ही अपोजिट मेलाटोनिन, मेलाटोनिन ये इनहिबिटरी हार्मोन है। मतलब जब आपको नींद आती है, जब आपके सेल्स थक जाते हैं, काम नहीं करते हैं, तो इसका मतलब आपके सेल्स का चैनल क्लोज हो गया, अब उनको कोई मैसेज नहीं मिल रहा है तो अब वो सो जाएंगे। तो डिप्रेशन वाला हार्मोन बोलो या स्लीपिंग हार्मोन बोलो, उसका नाम है मेलाटोनिन। और फ्रेशनेस वाला हार्मोन बोलो या एक्टिविटी वाला हार्मोन बोलो तो उसका नाम है सीरोटोनिन। ठीक है, इसके बारे में आप पढ़ोगे आगे मेडिसिन में। ऑल राइट,
या तो आपका न्यूरोट्रांसमीटर एक्साइटेशन का काम करेगा या तो आपका न्यूरोट्रांसमीटर इनहिबिशन का काम करेगा। ओके, और ये हार्मोन्स के नाम आपको पूछते नहीं, यहाँ ये मैं अपनी तरफ से एक्स्ट्रा नॉलेज दे रही हूँ ताकि आपको पढ़ने में मजा आए। ओके, ऑल राइट। दिस इज डिपेंडेंट ऑन द नेचर ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर इन्वॉल्व। तो प्रोसेस एक्साइटेटरी वाला होगा या इनहिबिटरी वाला होगा, ये किसके ऊपर डिपेंड करता है? आपके न्यूरोट्रांसमीटर पे डिपेंड करता है। अगर ये न्यूरोट्रांसमीटर है तो एक्साइटेटरी एक्शन है, अगर ये न्यूरोट्रांसमीटर है तो इनहिबिटरी एक्शन है। ऐसे सिर्फ यही न्यूरोट्रांसमीटर्स नहीं है, ऐसे हजारों टाइप के न्यूरोट्रांसमीटर्स है जिनका काम अलग अलग होता है। ओके, ऑल राइट। और लास्ट में हमको क्या बोला गया है? वंस द इम्पल्स हैज बीन ट्रांसफर्ड अक्रॉस द सिनैप्स, एक बार यहाँ का मैसेज यहाँ पहुंच गया, मतलब सोडियम आयंस आ गए, तो अब इन न्यूरोट्रांसमीटर्स की कोई जरूरत नहीं है। तो अब इन न्यूरोट्रांसमीटर्स को मारने के लिए एंजाइम छोड़ा जाता है। समझो एसिटाइल कोलाइन, देखो आपकी टेक्स्ट बुक में क्या बोला गया, थ्योरी पढ़ लेती हूँ मैं पहले। Once the impulse has been transferred across the synapse, the enzyme like choline esterase destroys the neurotransmitter and the synapse is ready to receive a new impulse। मतलब क्या बोला गया है हमको इधर पे कि आपने यहाँ पर आपके सिलेबस में, आपके टेक्स्ट बुक में कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर का एग्जाम्पल लिया है? एसिटाइल कोलाइन। कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर का एग्जाम्पल लिया है? एसिटाइल कोलाइन। मतलब ये जो केमिकल्स बन रहे हैं, जैसे मैंने एक एग्जाम्पल लिया सेरोटोनिन, एक एग्जाम्पल लिया मेलाटोनिन, आपके लिए बोला गया है एसिटाइल कोलाइन, ACTH। ओके, तो ये एसिटाइल कोलाइन न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज हुआ, सोडियम चैनल्स ओपन हुए, सोडियम अंदर आया, पोटेशियम अंदर आया और मैसेज आगे ट्रांसमिट हो गया। ओके, लेकिन जब न्यूरोट्रांसमीटर्स की जरूरत नहीं है, जब न्यूरोट्रांसमीटर की जरूरत नहीं है तो हमको ये न्यूरोट्रांसमीटर्स डिस्ट्रॉय करने हैं, और किसी भी मॉलिक्यूल को डिस्ट्रॉय करना है तो उसका अपोजिट एंजाइम दे दो। डीएनए को डिस्ट्रॉय करना है तो डीएनएज एंजाइम, प्रोटीन को डिस्ट्रॉय करना है तो प्रोटीएज एंजाइम। वैसे ही अब एसिटाइल कोलाइन का कोई काम नहीं है क्योंकि मैसेज आगे पास हो गया है। तो अब हमारा सेल रिलीज करता है कोलाइन एस्टरेज एंजाइम। कौन सा एंजाइम बनाता है हमारा सेल? कोलाइन एस्टरेज एंजाइम। और ये एंजाइम आके सारे न्यूरोट्रांसमीटर्स को डिलीट कर देती है, डिग्रेड कर देती है। कुछ न्यूरोट्रांसमीटर रिसाइकल हो जाते हैं, वापस न्यूरॉन में चले जाते हैं, और कुछ न्यूरोट्रांसमीटर्स डिग्रेड हो जाते हैं, और फाइनली यहाँ पर सब खाली हो जाता है, यहाँ पर कुछ भी नहीं बचता है। तो अब ये आपका न्यूरॉन फिर से रेडी है सेकेंड इम्पल्स जनरेट करने के लिए। तो सेकेंड इम्पल्स जनरेट करने से पहले यहाँ का पूरा कचरा खाली करना होता है, और वो कचरा खाली करने का काम होता है एंजाइम का। जो हार्मोन, जो न्यूरोट्रांसमीटर होगा उसका अपोजिट एंजाइम आ जाएगा और उस न्यूरोट्रांसमीटर को डिलीट कर देगा। या समझो काम हो गया, आपके मसल तक एक्शन पहुंच गया, मतलब पैनक्रियास को मैसेज मिल गया है कि इंसुलिन बनाओ, तो अब उसको वापस बार बार याद दिलाने की जरूरत नहीं है। तो अब यहाँ का न्यूरोट्रांसमीटर खत्म कर दो, पैनक्रियास इंसुलिन बनाना स्टार्ट कर देगा। क्योंकि ब्लड में जब शुगर ज्यादा हुआ था तब हमने पैनक्रियास को मैसेज दिया कि इंसुलिन बनाओ। अगर हम कंटिन्यू पैनक्रियास को बोलते रहेंगे इंसुलिन बनाते रहो, ऐसा मैसेज अगर भेजते रहेंगे तो इतना इंसुलिन बन जाएगा कि बॉडी में ग्लूकोज ही नहीं बचेगा और हम चक्कर खा के गिर जाएंगे। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, कभी कभी मैसेज को स्टॉप भी करना होता है। ओके, तो उस टाइम पे भी ये इनहिबिटरी एक्शन जरूरी होता है कि अब मैसेज स्टॉप करो, जब स्टार्ट करना है तब स्टार्ट करो, जब स्टॉप करना है तब स्टॉप करो। तो ये था आपका डिटेल्ड वीडियो अबाउट इलेक्ट्रिकल सिनैप्स एंड केमिकल सिनैप्स। आई होप आपको ये वीडियोस अच्छे लग रहे हैं, ये मेथड अच्छा लग रहा है। मैं अपनी पूरी एनर्जी डालती हूँ, सच में मैं पूरी एनर्जी डालती हूँ आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए। तो प्लीज़ 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 मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए। अपने जूनियर्स को, क्योंकि वो 12th में जाने वाले हैं, अपने जूनियर्स को जितना हो सके उतना ज्ञान लैब चैनल के बारे में बताइए। हमारी वीडियोस को जितना हो सके उतना शेयर करो। स्टूडेंट्स की तो ताकत ही इतनी है कि वो जो चाहें वो कर सकते हैं, दुनिया बदल देते हैं। ओके, तो जितना हो सके उतना अपने फ्रेंड्स के साथ ज्ञान लैब चैनल शेयर करो। हम बेस्ट से बेस्ट ट्राई करेंगे आपको मटेरियल प्रोवाइड करने की, बस बदले में हमें आपका प्यार और सपोर्ट चाहिए। तो पढ़ते रहो, बिकॉज स्टडीइंग इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड स्टडी इज द इंपॉर्टेंट टूल फॉर अ स्टूडेंट। ओके, सो कीप स्टडीइंग, कीप सपोर्टिंग अस। अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अब तो सब्सक्राइब कर लो और फ्रेंड्स के साथ शेयर कर लो। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक बटन पे क्लिक करना मत भूलना, और प्लीज कमेंट सेक्शन में भी बता देना वीडियो कैसी बनी है, मुझे भी थोड़ा अच्छा लगेगा। ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। टेक केयर, स्टडी वेल, थैंक यू, सी यू सून।